नमस्कार, अब शुरू हो रहा है मुकाबला। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज इंसान और कोरोना के बीच लड़ाई ऐसी जबरदस्त चल रही है कि यह कहना ही होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जीतेगा वही जो ज्यादा से ज्यादा फिट रहेगा। यह बात चार्ल्स डार्विन ने कही थी, जो आज भी एकदम प्रासंगिक है। लाख रोकने की कोशिशों के बाद भी ओमिक्रॉन की घुसपैठ भारत के अंदर हो चुकी है। अब तक 2 केस सामने आए हैं, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक है कि सिर्फ 2 केस होने के बाद भी पिछले 24 घंटे से भारत की सबसे बड़ी हेडलाइन ओमिक्रॉन बनी हुई है। इसके पीछे डर है, इसके पीछे दूसरी लहर के सामने आने का दर्द भी है। इससे पूरी दुनिया इतनी सहमी हुई है कि उसके खिलाफ भारत ने भी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, इसलिए हम आपके साथ मिलकर आज डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये ओमिक्रॉन वायरस कितना खतरनाक है। क्या देश में कोई तीसरी लहर आने वाली है? क्या ये प्राण घातक म्यूटेंट है? इस पर करेंगे हम चर्चा। और आज मुकाबला किसी राजनीतिक दलों के बीच में नहीं होगा, बल्कि मुकाबला होगा इन तमाम डॉक्टर्स के साथ मिलकर। आप और हम मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ ये मुकाबला लड़ेंगे। डॉक्टर राकेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीसीएमबी के सलाहकार हैं। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईसीएमआर वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली बॉम्बे हॉस्पिटल एंड रिसर्च से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, चीफ न्यूरोसाइंस एम्स की आप डॉक्टर हैं। और ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें आपने कोरोना के आने के बाद से कई दफा इंडिया टीवी पर सुना होगा, इनसे समझा होगा, चाहे वो पहली लहर हो चाहे वो दूसरी लहर हो। और अब डर बना हुआ है, क्या कोई तीसरी लहर आने वाली है? डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, क्या कोई तीसरी लहर आने वाली है देश में? तीसरी लहर आने की जरूरत तो है नहीं मीनाक्षी जी, क्योंकि अगर अभी तक तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा तेजी से फैलते हैं, तो इसीलिए ये सारा रेस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए। तो 2 चीजें हमारे पास है, एक्सपीरियंस है कि एक, अगर इन्फेक्शन से बचना है तो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनिए, उसमें रिलैक्सेशन मत करिए। और दूसरा, अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसकी जो गंभीरता है, जो उसकी सिवियरिटी को कम करने के लिए वैक्सीनेशन जरूर ले। एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन भी आया है कि जिनको भी ओमिक्रॉन हुआ अभी तक वो खतरनाक नहीं हुआ। पता नहीं आगे क्या होगा, और बाकी लोगों में, अगर बहुत बुजुर्ग लोगों में अगर ये हुआ या इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ये अगर इन्फेक्शन आई, उनमें कैसे बिहेव करेगा। पर अभी तक वो ऐसी स्थिति नहीं आई कि उसके वजह से मौत हो गया, उसके वजह से बहुत गंभीर बीमारी हुई। तो हमारे एक्सपीरियंस, जो पिछले एक्सपीरियंस के साथ अगर हम सावधान रहें तो तीसरी लहर से हम बच सकते हैं। डॉक्टर राकेश, ये बात सही कही है डॉक्टर पद्मा ने कि हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, और इसलिए आज हम मुकाबला में चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। अब ये वाकई में हम चाहते तो कोई नहीं है कि तीसरी लहर आए, लेकिन आशंका इसलिए बनी हुई है क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा ये की जा रही है कि बहुत ही इन्फेक्शियस है और इसका संक्रमण दर 3 गुना ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। इसे आप थोड़ा सा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये इतना इन्फेक्शियस क्यों है और ये कैसे बहुत तेजी से पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। देखिए, कोई भी वायरस जब एक वेरिएंट बन के आता है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, नहीं तो एग्जिस्टिंग जो वेरिएंट है उसको ऊपर आने ही नहीं देगा। तो ये तो सही बात है। और इसका कारण क्या है, कितना इन्फेक्शियस क्यों है ये, इसमें अभी पूरा समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी जो हमने देखा कुछ डेटा कि इसमें सीटी वैल्यूज बहुत कम है, इसका मतलब कि वायरस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, इसलिए ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं। ऐसे सुनने में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो रही है, फीवर की उतनी समस्या नहीं है, टेस्ट, स्मेल ये सब ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे मॉर्टेलिटी ये वाली समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज है कि कंपेयर पिछले, अगर आप सेकेंड वेव की शुरुआत से और आज कंपेयर करें तो आज हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। मजबूत स्थिति में इसलिए है कि हमारे पास वैक्सीन है जो कि बहुत तेजी से लग रही है और बहुत सारे लोगों को लग चुकी है, तो एक वायरस के लिए बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दिया हमने। दूसरी चीज, सीरो पॉजिटिविटी हिंदुस्तान में 70-80% ऑलरेडी है। इसका मतलब कि सेकेंड में बहुत सारे इन्फेक्शन हुए, तो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त है। उसकी हमने प्राइस पे किया है, लेकिन
जो भी है, आज हमारे पास ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि किसी भी वायरस को इतनी जल्दी थर्ड वेव लाने में कामयाब नहीं होने देगी। मेरी जहां तक उम्मीद है कि केस के नंबर बढ़ेंगे लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन वो सारी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी। और हमको ये नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। वेरिएंट तो आएगा, आना था, और वेरिएंट जब आएगा तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आप चाहे फ्लाइट रोकें, चाहे कुछ रोकें, वो रुकता नहीं है। उसका नेचर ऐसा इन चीजों का। अब वेरिएंट जब आता है हमको पता तब चलता है जब आ चुका है तब ना। पहले आदमी में वेरिएंट बना तब हमको कहाँ से पता चलेगा? जब बहुत सारे लोगों में फैल जाता है तब संयोग से कहीं पकड़ में आता है, तब तक फैल चुका होता है। तो ये नेचुरल चीज है। हमको वेरिएंट को फैलने से, तेजी से फैलने से रोकना चाहिए। और उसके लिए जैसे आपने पहले भी कहा कि हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेना है, और उसके बाद भी किसी न किसी को होगा, इसलिए हमको वैक्सीन बहुत जरूरी है। इसलिए वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर दो चीजें हम करें, और सरकार वो जनता की तरफ से, और सरकार जो है वो सर्विलेंस करके। देखिए डॉक्टर राकेश ने जो बोला डॉक्टर नरेंद्र, उससे एक राहत की सांस तो हम ये ले सकते हैं कि चलिए ये बहुत ज्यादा सीवियरिटी वाला वेरिएंट शायद नहीं है। हालांकि सभी डॉक्टर्स कहते यही हैं, लेकिन पता नहीं कब ये अपना रूप फिर बदल ले। ये तो हम तो बहरूपिये से लड़ रहे हैं, ये तो बहरूपिये से हम लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हम दर्शकों को ये समझा सकते हैं या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं देश की जनता को कि फिलहाल इसलिए डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि केसेस जितने भी आए हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो डॉक्टर राकेश ने कहा मैं उनके हर बात से सहमत हूं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा, देखिए वायरस की तीन चीजों की तरफ हम देखते हैं। नंबर वन कि ये कंटेजियस है, क्या ज्यादा फैल रहा है। और ये तो साउथ अफ्रीका की स्टडी से पता चला, हाँ जी ज्यादा तो फैल रहा है, क्योंकि मिड नवंबर से पहले वहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो था बहुत लो था, उसके बाद एकदम से बढ़ा। तो ये कंटेजियस तो है। पर आपने आज पढ़ा कि 31 कंट्रीज में है, तो टोटल नंबर जो दिखाया उन्होंने 373 है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है अभी। दूसरी बात, क्या ये वायरस इम्यून एस्केप फिनोमिनन तो नहीं है, जो हमारी एंटीबॉडी बन चुकी है नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से, उसको कहीं ये इवेट तो नहीं करेगा। और लगता यह है कि नहीं करेगा, मतलब उतना ही करेगा जितना कि डेल्टा ने किया। जो फियर लोगों में बैठ गया वो डेल्टा के बाद, क्योंकि डेल्टा जो वेव हमारे यहाँ आई वो इतनी सख्त आई कि लोगों के मन में डर बैठ गया। उसी तरह से डर है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक कहीं भी प्रोफेसर नरेंद्र, अगर लोग डर रहे होते तो लोग मास्क पहन के घूमते। और आप भी जानते हैं कि भारत के जितने बाजार हैं, जो मार्केट हैं, संस्थान हैं, वहां पर लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं। और यही हमारे डर की वजह भी है। डॉक्टर गौतम, आप जरा ये समझाएं, क्योंकि हम सिवियरिटी की बात कर रहे हैं। दो चीजें होती है, पहला तो ये कि वो इन्फेक्शियस है, यानी संक्रमण दर उसकी बहुत तेज है, जो अभी हमने बताया कि 3 गुना ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। और दूसरा है कि संक्रमण तो है ही, लेकिन ये प्राण घातक भी है, जो डेल्टा वेरिएंट था। क्या ये प्राण घातक भी है? क्या ये डेडली वायरस भी है? ये थोड़ा समझाएं। जी मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे भी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने बताया इसके बारे में, ये प्राण घातक बिल्कुल भी नहीं है। जो अब तक की स्टडीज आई है, जो अब तक के केसेस अभी तक आए हैं, यस ये डेफिनेटली वायरस ऑफ कंसर्न है। WHO ने भी इसको वायरस ऑफ कंसर्न बताया है, लेकिन ये और ये हाईली इन्फेक्शियस है। जैसे डेल्टा अगर 2 लोगों में हो रहा है तो ये 12 लोगों में हो रहा है। इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, हाईली कंटेजियस है, बट प्राण घातक अभी तक जितनी स्टडीज आई है, अभी तक जितने पेशेंट, चाहे वो साउथ अफ्रीका में है या दूसरी कंट्रीज में आए हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिम्टम भी उनको जैसे खराश हो रही है, ड्राई कॉफ हो रहा है, माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं। सीवियर सिम्टम भी इस टाइप के लोगों में नहीं है, और न ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमको सावधानी रखनी है। हम चाहते हैं कि हम इससे इन्फेक्ट नहीं हो या हम इससे दूर रहे, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है मास्किंग और वैक्सीनेशन। मास्क भी आपके लिए एक तरह से वैक्सीन का ही काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर पद्मा, जो गौतम बंसाली ने समझाया कि पहली बात तो ये कि अभी सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं आ रहे हैं, माइल्ड सिम्टम है,
तो इसके पीछे वजह यह है कि जिन लोगों में ये सिम्टम्स दिखाई भी दिए हैं वो पहले से वैक्सीनेटेड थे, या फिर वजह यह है कि इसका नेचर ही ऐसा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का नेचर ही ऐसा है? साउथ अफ्रीका में मीनाक्षी जी, जिनको एक्चुअली ये पहले बार पाया था, तो वहां पे कुछ लोग वैक्सीनेटेड थे और कुछ लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो ये जो साउथ अफ्रीका में एटलीस्ट उनकी जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो शायद बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो इन्फेक्शन पहले जो रिपोर्ट हुआ वो बोथ वैक्सीनेटेड एंड नॉट वैक्सीनेटेड और नॉट कंप्लीटली वैक्सीनेटेड लोगों में भी पाया गया है। तो पर कुछ थॉट्स वैसे भी आ रहे थे कि जिनको वैक्सीनेट हुआ उनमें वो पाया जा रहा है, पर देखो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो जनरली वैक्सीनेटेड ही होते हैं ना मीनाक्षी जी। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट से ही वो ट्रैवल करते हैं, उनमें पाया जा रहा है। तो ये अगेन जैसे डॉक्टर मेहरा ने टोल्ड अस कि टोटल नंबर आप देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारा लर्निंग कर्व अभी भी है। वी डोंट नो, अभी तक इट इज माइल्ड, पर ये जो संक्रमण अगर बहुत बुजुर्ग लोगों में हो गया और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें हो गया तो ये कैसे डिसीज कैसे बिहेव करेगा, वी डोंट नो। तो सावधानी रख के इसको यहीं पे खत्म करना। तो चिंता और ज्यादा है डॉक्टर राकेश कि हम पहचानेंगे कैसे कि हम कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर ये डेल्टा वेरिएंट है या फिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्योंकि केसेस तो ये सिम्टोमेटिक भी हैं। क्या सिम्टम्स इसके कुछ अलग आते हैं? सिम्टम कुछ अलग नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसके सिम्टम कमजोर हैं, खराश होती है, बुखार इतनी जल्दी नहीं आता है। तो वो देखिए हमको वेट करने की जरूरत नहीं कि हमको जब सिम्टम आ जाए, सिम्टम आ गया तो आ चुका ना, फिर अब आप क्या करोगे? अब तो आप आइसोलेट होके बैठ जाओ, वही एक काम है, अगर और कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। मेन चीज जो कहने वाली यहाँ पे ये है कि देखिए कमजोर को सभी परेशान करते हैं, वो चाहे लॉकडाउन हो उसमें कमजोर जो है वीकर सेक्शन वही परेशान होगा, इन्फेक्शन जो है वो भी जो फिजिकली कमजोर है या एजेड है वो परेशान होगा। इसलिए हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। वही सभी लोग कह रहे हैं, वही सरकार भी कह रही है, वही वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगा लो, फिर भी ये थोड़ा वैक्सीन ब्रेक थ्रू होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप मास्क लगा रखे हो तो उसको वैक्सीन के ब्रेक थ्रू से प्रोटेक्ट करेंगे आप, और वायरस को जिस आदमी ने वैक्सीन लगाया है वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहा है। अगर कोई बिना मास्क के पब्लिक में घूम रहा है तो वो मतलब वायरस का सहयोग कर रहा है, वो सोसाइटी के खिलाफ है। हमको ये कल्चर लाना चाहिए, और वैक्सीन ना लगाने का मतलब हुआ कि आदमी जो है वो इस लड़ाई में सहयोग नहीं दे रहा है, खुद को खतरे में डाल रहा है या डाल रही है, और वायरस को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमको अभी समय इस वायरस को, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शियस है, तो इसीलिए लेकिन प्रोफेसर नरेंद्र, आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो अभी भी कह रहे हैं कि जब इजराइल जैसे देश का एक मैं एग्जांपल ले लूं, वहां की मिसाल, उन्होंने बहुत जल्दी वैक्सीनेशन ड्राइव को बड़े पैमाने पर चलाया, अपनी आबादी को फुली वैक्सीनेट भी कर दिया, बूस्टर शॉट भी दे दिया, उसके बावजूद वहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी। तो कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि जब वैक्सीन लगा ली, बूस्टर शॉट भी ले लिया, तमाम तरीके अपना लिए, तब भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी, तो फिर वैक्सीन क्यों? और क्या वाकई में वैक्सीन असर दे भी रही है या नहीं? नहीं, देखिए वैक्सीन लेना तो बहुत जरूरी है, और ये डेटा आफ्टर डेटा है जो दिखा रहा है जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको सीवियर डिजीज होगा नहीं, और बहुत कम, वेरी रेयरली सीवियर डिजीज नहीं होगा। हमें वैक्सीन तो लेना ही है, और आज के दिन भी हमारे पास 12 करोड़ ऐसे लोग हैं इंडिया में जिन्होंने अभी तक भी सेकंड डोज नहीं लिया, और हमारे पास 14-15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया। एंड आई थिंक आपके चैनल के थ्रू उनके लिए हमारी सजेशन ये है कि काइंडली गो हेड और जाके वैक्सीन लें। दूसरी बात यह है, इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू लगता यह है ये वायरस जो है ओमिक्रॉन, ये इन्फेक्शियस तो है ये, लेकिन सीवियर डिजीज नहीं दे रहा। हो सकता है अभी इसकी साइंस का और जानना जरूरी है। लगता ये है मेरे को इन टाइम्स टू कम, हफ्ते 10 दिन के बाद शायद ओमिक्रॉन को हम कहेंगे कि वरदान था। ये तो बड़ी अच्छी बात थी, ये वायरस आया जिसने हमको सीरियस डिजीज नहीं दिया, लेकिन हमको
एडिशनल इम्यूनिटी दे के चला गया। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हम अपना उस सावधानी को छोड़ दें और इसको वायरस को आने दें। अच्छा, आपकी बात से मैं एक और बात समझ पा रही हूँ डॉक्टर गौतम, मैं और इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ कि पहले जो वेरिएंट आया कोविड का ओरिजिनल वेरिएंट, उसके बाद फिर ये डेल्टा वेरिएंट आया। हमने देखा कि किस तरीके से इसने एशिया, यूरोपियन कंट्रीज और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में भी तबाही मचाई और ज्यादातर अभी कंट्रीज में डेल्टा वेरिएंट दिखाई दे रहा है। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट आएगा तो वो डेल्टा वेरिएंट की जगह ले लेगा? और चूंकि ये एक माइल्ड सिम्टम वाला वेरिएंट फिलहाल प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा? यस, डेफिनेटली मीनाक्षी, जिस तरह से ये लग रहा है और ये वायरस जो है हमारे से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट वायरस है। जैसे जैसे हम इसके पीछे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपना स्वरूप बदल रहा है या आप कह सकते हैं कि इसका म्यूटेशन बदल रहा है। बट ये डेफिनेटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जिसमें हम लोग और ज्यादा सावधान हो रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी हम लोग बूस्टअप कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन के माध्यम से हो, चाहे हमारा ये मास्किंग के माध्यम से हो। बट ये डेफिनेटली जो ये नया नया वायरस या नया नया म्यूटेशन आ रहा है वो काफी माइल्ड फॉर्म में है। अगर आप स्पेनिश फ्लू देखेंगे उसमें भी थर्ड वेव बहुत ही माइल्ड फॉर्म में थी। ये भी अगर थर्ड वेव आती है, जिसकी संभावना है कि जनवरी फरवरी में आ सकती है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छा होए और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो गैप जो है, आज अगर कहते हैं डॉक्टर मेहरा ने जैसे बताया कि 12 करोड़ लोगों का सेकेंड डोज नहीं हुआ, उसका रीजन वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं लग रहा है। उसका रीजन जो है वो हमारे पास गैप ज्यादा है, 84 डेज का गैप है। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर ने 4 हफ्ते के अंतराल में लिया था, इनका गैप मेरी समझ से 6 हफ्ते के आसपास कर देना चाहिए और वैक्सीन हमारे पास भरपूर अवेलेबल है। तो अगर वो जो इंटरवल है उसको कम करते हैं, वैक्सीनेशन अच्छा होता है, मास्किंग होता है, तो हम किसी भी तरह के नंबर ऑफ वेरिएंट आते हैं हम उससे बच सकते हैं। मैं मानकर चल रही हूं डॉक्टर पद्मा कि जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं उस वक्त भी वैक्सीन को और बेहतर तरीके से डेवलप करने पर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब हमें किसी नए वैक्सीन की या इसमें किसी और इनोवेशन की जरूरत है, या फिर हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं वही ट्रैक अप्रोप्रिएट है? आपने सही कहा। इनफैक्ट ऑलरेडी रिसर्च जारी है। मोडर्ना ने कहा कि वो ये जो अपना वैक्सीन को ट्वीक कर रही है ताकि वो ओमाइक्रॉन की जीनोमिक एनालिसिस के मुताबिक उसके ऊपर भी असर करे। तो ये अच्छी बात है। तो कई मैन्युफैक्चरर्स आई एम श्योर आर एबल टू डू इट, क्योंकि जीनोमिक एनालिसिस हो गया, उसकी सिग्नेचर्स क्या है पता चल गया है। तो इसके बारे में क्योंकि ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बन गई है, इसको ट्वीक करना हो सकता है जरूरत पड़े, पर ऑलरेडी ये वर्क जारी है। परंतु अभी दोबारा मैं यही दोहराती हूँ, आई थिंक इट इज हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, वी आर सॉरी अबाउट इट, बट सारे पैनलिस्ट यही कह रहे हैं ना मीनाक्षी जी की हमारे पास 2 चीजें, 2 वेपन्स है। एक, इन्फेक्शन ना हो कि सबसे बड़ा वैक्सीन हमारा मास्क है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एंड नंबर 2 इज कि इसकी गंभीरता कम करने के लिए वैक्सीनेशन जरूर लगा दे। तो क्योंकि हमारे RT-PCR और RAT भी ओमाइक्रॉन को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो दैट इज अनदर गुड थिंग। ये नहीं कि हमारे डायग्नोस्टिक मेथड्स बदल रहे, इससे हमारा डायग्नोसिस हो पा रहा है। एंड इसीलिए ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का भी, बूस्टर डोज के बारे में भी थिंक टैंक्स आर गोइंग ऑन, एंड आई थिंक नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल गेट आंसर्स इवन फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। डॉक्टर राकेश, बात डॉक्टर गौतम ने आपसे थोड़ी देर पहले कही, उन्होंने कहा कि ये जो टाइम गैप है एक डोज से दूसरी डोज का, और फिर अभी बूस्टर डोज पर भी चर्चा चल रही है कि वो कब मिलेगी, मिल भी सकती है या नहीं, अवेलेबिलिटी है या नहीं, और इस पर अभी चर्चा चल रही है। तो क्या ये गैप कम कर देना चाहिए? इससे वैक्सीन की एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि उतनी ही इफेक्टिव होती है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब दूसरी लहर थी उसके पहले ये जो दायरा था ये बढ़ा दिया गया था, आप लोगों को भी ध्यान होगा, और ये चर्चा भी चल रही थी कि दायरा अगर बढ़ाते हैं तो ज्यादा एफिकेसी होती है या दायरा कम होता है तो ज्यादा एफिकेसी होती है। इस पर थोड़ी रोशनी डालें। ये डेटा के हिसाब से किया गया था, पहले 4 हफ्ते था, फिर ये हुआ कि 8 से 12 करेंगे तो उसमें एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन आज हमको जरूरत है कि जल्दी से जल्दी हमारी 2 डोज हो जाए, 1 डोज जिनकी हुई है उसके लिए अगर आप इसको 6 हफ्ते करेंगे तो इससे वो एक्सेलरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते 4 हफ्ते फास्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन। तो वो उसका जो फायदा होगा वो बहुत बड़ा होगा। अगर 2-4% एफिशिएंसी कम है लेकिन हमको 10-15% की एडवांटेज मिल रही है, कवरेज हमारा बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है हमको हमारा ROI अच्छा होगा उसमें।
तो डोज कम कर देने से बहुत ही अच्छा होगा। और हमको कन्विंस करना है लोगों को। इजराइल में आ गया, सब वैक्सीनेटेड थे, तो ऐसी बात नहीं। आप मोटर बाइक चलाते हो तो आप हेलमेट लगाते हो तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन होगा तो आप बच जाओगे, ये बात है। तो आपको ये समझ के चलना चाहिए। ये तो एकदम बेकार की बात है कि वहां पे हो गया। इतना ज्यादा प्रूव हो चुका है कि ये वैक्सीन सेफ है और इससे फायदा हो रहा है, जानें बच रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है और इससे वायरस को रोकने में मदद मिल रही है, क्योंकि ज्यादा परेशान नहीं करेगा तो कम इन्फेक्शस होगा आदमी, कम वायरस प्रोड्यूस होगा बॉडी में, हर चीज से उसका फायदा है। और किसी ने सोचा भी नहीं था 1 साल पहले कि हम इस पैंडेमिक में वैक्सीन हमारे पास होगी। मैंने खुद कई बार कहा था कि ये लड़ाई बिना वैक्सीन के लड़ी जाएगी, लेकिन ये एक तरह से चमत्कार है जो कि हुआ है। अगर उसका फायदा आदमी ना उठाए तो ये तो बहुत ही मतलब अफसोस की बात होगी। और हम एंटी सोशल समझेंगे कि आदमी जानबूझ के नहीं ले रहा है, खुद को खतरे में डाल रहा है और दूसरों को भी खतरे में डाल के वायरस को जो है प्रमोट कर रहा है। तो ये चीज हमको बहुत जरूरी करना है। थर्ड वेव नहीं आएगी अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे वैक्सीन के साथ और मास्क के साथ, थर्ड वेव नहीं आएगी। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वायरस तो आएगा ही। आपने शुरू में ही कहा कि इवोल्यूशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो वायरस जीतेगा हमसे अगर हम कुछ नहीं करेंगे। एक चीज उसमें बस मैं ऐड कर दूं कि जो इवोल्यूशन का सिद्धांत है कि वायरस को अपने सर्वाइवल की जरूरत है, उसके लिए वायरस भी लड़ाई कर रहा है और उसमें कम सिम्टोमेटिक ज्यादा इन्फेक्शियस वायरस जो है ज्यादा सफल होगा। इसलिए धीरे धीरे इसके विरुलेंस, इसकी जो क्लिनिकल सिम्टम होंगे नए नए वेरिएंट के कम होते जाएंगे और ये होपफुली कुछ महीनों में एंडेमिक बन के हमारे साथ रहेगा। तो अभी हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे ये तो बिल्कुल सही बात है। अभी जो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो सावधानी तो रखनी ही होगी। लेकिन प्रोफेसर नरेंद्र, हम जितने एडल्ट्स हैं हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास वैक्सीन भी है और हम चर्चा भी कर पा रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनके लिए अभी तक वैक्सीन आई ही नहीं है। हम छोटे बच्चों की बात कर रही हूं। पहले तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों पर किस तरीके से असर डाल रहा है? अभी तक इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए वैक्सीन तो आ रही है। डेफिनेटली 2-3 वैक्सीन का ट्रायल भी हो चुका है और मेरे को लगता है वेरी सून विद इन द नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज ये वैक्सीन भी आ जाएंगी। लेकिन आपने एक और बात की तरफ भी ध्यान किया था कि क्या नई नई वैक्सीन भी आ रही है, क्या नई नई चीजें भी आ रही हैं। तो उसमें मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक कंपनी है आइनोवियो ने भी एक वैक्सीन बनाई है नई वाली, और उनका क्लेम यह है कि ये नए नए वेरिएंट्स के खिलाफ है। उनका वैक्सीन का नंबर उन्होंने दिया 4800 4802, और जो कि डीएनए वैक्सीन टाइप है, जो कि टी सेल इम्यूनिटी को देखती है, उसको बढ़ाती है। तो टाइम से मालूम पड़ेगा कि उसका क्या है। दूसरा, आपको मालूम है कि ट्रम्प साहब के टाइम में भी एक एंटीबॉडी आई थी, रीजन रॉन ने बनाई थी। अब उन्होंने रीजन रॉन ने कहा कि सर हमारी एंटीबॉडी जो है वो ओमिक्रॉन के लिए ठीक नहीं रहेगी। अब एक और आ रही है, ग्लेक्सो की है वो एंटीबॉडी। शायद ये सब नई चीजें भी आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 चीजों का हमारी जनता को ख्याल रखना ही पड़ेगा। मास्क लगाएं, अच्छी फिटिंग मास्क लगाएं, चिन पे न लगाएं, मुंह और नाक पे लगाएं। दूसरा बात, हैंड हाइजीन करें। तीसरा, जहां भी रहें वेंटिलेशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो। चौथी बात है कि क्राउडेड जगह पे नहीं जाएं, और इसके लिए करना पड़ेगा शायद कि इसको रोका जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन लो, जो भी अवेलेबल वैक्सीन हैं बड़ी सेफ हैं, वैक्सीन लेना चाहिए। मुझे ये लगता है कि प्रोफेसर गौतम की धीरे धीरे करके लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ भी रही है, लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, और बात ये है कि अवेलेबिलिटी कितनी है और टाइम गैप कितना है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ डिफेंस तो हमने पहले से ही तय किया हुआ है कि हम इसे रोकने का तरीका क्या है और बचने का तरीका क्या है, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या ओमिक्रॉन के लिए कुछ बदलेगा? क्योंकि पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में हमने बहुत सारे बदलाव देखे थे, फिर चाहे वो रेमडेसिविर के हों या प्लाज्मा थेरेपी के हों, ये तमाम चीजें थी। क्या अभी भी वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? जी मीनाक्षी जी, एक बात तो इसमें क्लियर करते हैं कि ये एक वायरल डिजीज है, और कोई भी जैसे वायरस डिजीज होती है उसमें ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है।
अब तक जो डेटा आया है वो डेटा के हिसाब से ये बहुत ही माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक टाइप का है। तो जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है उसके लिए हम लोग पैरासिटामोल वगैरह देते हैं, या अगर गले में खराश वगैरह होती तो एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। बहुत ज्यादा मेडिकेशंस देने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तक हम लोग जो दे रहे थे, कुछ लोगों में जो ट्रम्प साहब ने लिया था कॉकटेल एंटीबॉडी, वो हम लोग दे रहे थे। अभी जैसे डॉक्टर मेहरा ने भी बताया ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की मेडिकेशंस आई है। सो मेडिकेशंस विद द टाइम इसके अंदर आ रही है, एज पर द सीटी स्कैन, एज पर द प्रोटोकॉल, एज पर द पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। लेकिन अगर माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके अंदर जनरली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे अदर वायरल डिजीज के अंदर होता है। बट इसमें हमको थोड़ी सावधानी, जैसे मास्किंग, सैनिटाइजर, ये सब बताया, वैक्सीनेशन वगैरह, वही चीज हमको ध्यान रखना है और हमें इससे बचना है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक रूल्स भी लागू किया है सब हॉस्पिटल्स को, कॉर्पोरेटेड ऑफिसेस को, और सबको एक सर्कुलर भी भेजा है कि अगर आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है जिनका अभी तक वैक्सीन वगैरह नहीं हुआ तो उन्हें हमें बताइए, हम लोग उनका वैक्सीनेशन करेंगे और हम आपको एक फुल्ली वैक्सीनेटेड ऑफिस या फुल्ली वैक्सीनेटेड हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट भी देंगे। सो उसमें ये होगा कि अपन लोग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन जो प्रिविलेज है वो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल है तो उनको हम लोग मॉल में एंट्री है, सिनेमा हॉल में एंट्री है, रेस्टोरेंट में एंट्री है, वो सारे प्रिविलेज। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरीके का किया गया कि जितने बीपीएल वर्ग के लोग हैं वो लोग भी वैक्सीन लगवाने जाएं, तब उन्हें राशन मिलेगा। इस तरीके की योजनाएं जो है अलग अलग राज्य अपनी तरफ से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पद्मा, मैं बार बार कहती हूं कि मैं वो दूसरी लहर का दौर याद नहीं करना चाहती, लेकिन थोड़ा डरेंगे तभी सचेत रहेंगे, मैं ये भी कहना चाहती हूँ। डरना थोड़ा जरूरी है, बेखौफ होकर नहीं जिया जा सकता, डरेंगे तभी मास्क पहनेंगे। अस्पतालों की तैयारी कितनी है? आप देश के बड़े अस्पताल में हैं और आप वहां पर सिचुएशंस देख रही हैं। हमने दूसरी लहर के दौरान देखा था, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, बेड्स के लिए मारामारी है, कभी दवाइयों के लिए मारामारी है। आज की तारीख में हमारे अस्पतालों की स्थिति क्या है? आई थिंक बिल्कुल बेटर है मीनाक्षी जी। अगेन मैं यही कहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस हमारे पास है इसके दौरान प्रिपरेडनेस काफी अच्छा है। तो अभी तक तो कोई केस है नहीं, पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कई हॉस्पिटल्स में वो तैयारियां बिल्कुल चालू है। एंड ऑलरेडी जो तैयार रखे हैं, इट इज इजी टू अगेन गेट इट एक्टिवेटेड। तो वो स्थिति हमारे पास है, इसीलिए जो प्रिपरेडनेस काफी अच्छा है एंड वी आर प्रिपेयर्ड, तो वो अच्छी बात है। पर अगेन यही कोशिश रहेगी कि वो लहर नहीं आए। एंड वो जो लहर आती भी है वो कॉमन फ्लू, जैसे बहुत लोगों को फ्लू आ जाती है, जैसे विंटर मंथ्स में आती है, एक को आ गया तो सारा खानदान सर्दी जुकाम 2-3 दिन हो गया, उसके बाद ठीक हो गया, ऐसे ही आए और लहर जैसे हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स नहीं आए। डॉक्टर राकेश, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अब चूंकि कई राज्यों में स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, आप ऐसे में क्या सलाह देंगे? क्या सब कुछ अभी ओपन रहना चाहिए या फिर प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि अगर माइल्ड सिम्टम सर्दी जुकाम के भी आ गए तो इट्स बेटर कि स्टे होम? ये आपने बहुत डेलिकेट सवाल पूछा। बच्चे इतने दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो गए और उनका भी विकास तभी होता है जब स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, वो एक बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है। तो स्कूल खुला, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 1-2 हफ्ते हम रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। उससे पहली चीज हमें भी बोल रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, सब कुछ है, तो लेकिन 1-2 हफ्ते में हमको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। उस हिसाब से हम जानकारी के आधार पे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बच्चों वाली वैक्सीन भी आ जाएगी। बच्चे वैसे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अभी आप देखें पहले भी जो सिम्टम वगैरह या मॉर्टेलिटी, ये तो बहुत ही कम उनमें है, और ये वायरस तो मेरे ख्याल से और भी नेग्लिजिबल होगा उसमें। लेकिन हम अगर आप हमसे कहें तो हम वो आजादी नहीं लेंगे कि नहीं स्कूल में जाने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो सावधानी रखना बहुत जरूरी है, सावधानी रखना जरूरी है। प्रोफेसर नरेंद्र, क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है या राज्यों में लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है? जी, मुझे तो लगता नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल खोलना चाहिए, चिल्ड्रन को स्कूलों में जाना चाहिए। आजकल स्कूलों को बंद किया गया है, ये वायरस के लिए नहीं किया गया, ये तो वातावरण के लिए किया गया। आपका वातावरण बहुत खराब है, इसके लिए किया गया। स्कूलों में वो जाएं, कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। हमारा देश इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में है, बड़ी अच्छी वैक्सीनेशन चल रही है, और हमने जो सीरो सर्विस किया
उसमें भी काफी बढ़िया फाइंडिंग्स आई। हम लोग काफी अच्छी सिचुएशन में है। मुझे थर्ड वेव की ऐसा लगता नहीं है, अगर आएगी भी तो इतनी माइल्ड रहेगी कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। डॉक्टर गौतम, लेकिन सावधानी जरूरी है, सावधान जरूर रहना है। जैसे सबने बोला, जैसे सबने बताया, सावधानी रखने की जरूरत है। मुंबई हर तरह से मुंबई प्रिपेयर्ड है। मुंबई के अंदर एक 7 हील हॉस्पिटल और दूसरा प्राइवेट के अंदर बॉम्बे हॉस्पिटल को ओमिक्रॉन वायरस के सस्पेक्टेड पेशेंट जो भी आते हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी रखा है कि पेशेंट आएंगे तो उनको वहां एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी तो एडमिट कर लेंगे। बॉम्बे हॉस्पिटल भी रेडी है, पूरा मुंबई इसके लिए रेडी है, महाराष्ट्र रेडी है, पूरा देश रेडी है। और हमें थैंकफुल टू अवर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कि सब लोग इसमें मिलजुल के काम कर रहे हैं और थर्ड वेव की संभावना बहुत ही नहीं के बराबर है। बट वी शुड बी केयरफुल रादर देन वी शुड बी फेयरफुल। डॉक्टर पद्मा, आपकी क्या सलाह है? डरना जरूरी है या बेखौफ रहना जरूरी है? डरना जरूरी है मीनाक्षी जी, पैनिक नहीं करना। पैनिक में नीजक रिएक्शंस बहुत होते हैं, वो गलत कदम उठाना पड़ता है। पैनिक नहीं बट फियरफुल रहना है। डर से ही हम सावधानी भी रखेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट दैट थोड़ा बहुत डर तो होनी चाहिए सबके मन में, नहीं तो वो रिलैक्सेशन बहुत आ जाएगा। तो ये तो जरूरी है। लेकिन क्या आप आज हमारे इंडिया टीवी पर जितने भी दर्शक आप डॉक्टर्स को सुन रहे हैं, आप उन्हें यह आश्वासन दे सकती हैं कि अब देश में कोई तीसरी लहर आने की संभावना नहीं है? क्योंकि मुझे बार बार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का वो बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है, और उसी 10 दिन के भीतर एक चिंता सामने खड़ी हो गई। जी मीनाक्षी जी, मेरी तरफ से मैं कह सकता हूँ थर्ड वेव आने की संभावना है जनवरी फरवरी के आसपास। फर्स्ट वेव हिंदुस्तान में मार्च में आई थी, सेकेंड वेव भी मार्च में आई थी, थर्ड वेव फरवरी मार्च में आ सकती है, बट बहुत ही माइल्ड रहेगी, मोर्टिलिटी नहीं के बराबर हो। डॉक्टर राकेश, आप भी ये मानते हैं वेव आएगी लेकिन माइल्ड रहेगी? हाँ, वेव वो मैंने पहले भी कहा था कि हम अगर थोड़ा सा सावधानी रखें और अपना योगदान करें तो वेव हमको नहीं दिखेगी। अगर हम नहीं दिखेंगे और खुलेआम टहलने लगेंगे तो वो तो वेव आएगी। तो हम अगर वेव अब आएगी नहीं, हम वेव लाएंगे, अगर नहीं लाएंगे तो नहीं आएगी। अब ऐसे समझ के चलिए, मास्क लगा के रखिए बस। अगर वो लगा लिया तो उस वैक्सीन से आपकी बचत रहेगी। इतना सीधा है, तो इसको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह का। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, और जाहिर है आप सभी डॉक्टर्स हैं और आप लोगों के पास या हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं जिसमें हम देखकर भविष्य का जो पूरी भविष्यवाणी कर सके। हम यही कह सकते हैं कि वेव लाने का काम भी हम ही करते हैं और उसे रोकने का काम भी हम ही करेंगे। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जितना अपने आप को सुरक्षित रख सके उतना सुरक्षित रखें, अपनी सेहत का ध्यान दें, पोषण वाला खाना खाएं, मास्क पहन कर रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, तो शायद हम ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की आंधी को भी आने से रोक सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।